Hello everyone, this is Meenakshi and it is a second part of June 2024 पेपर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू एनहांस थ्योरी कंस्ट्रक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्पफुल। अगर हमें पैटर्न्स जो हैं उन्हें समझना है किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, या रेगुलरिटीज़ को समझना है, या फिर हमें थ्योरी कंस्ट्रक्शन को एनहांस करना है, तो इसमें से कौन सा मेथड जो है या अप्रोच जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब एक बात का ध्यान में रखें कि जो की वर्ड्स होते हैं उन पर आपको फोकस रहना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर उसको समझकर या आप एकदम से कनेक्ट कर जाएं वो ज़रूरी नहीं होता, या ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कई बार। तो आपको क्या करना है, कुछ हेल्पफुल वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वर्ड जो सीधे आपको आंसर तक पहुँचा सकेगा वो हो जाएगा थ्योरी कंस्ट्रक्शन। तो ये बात ध्यान में रखें कि जो की वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग ऑलमोस्ट पेपर 1 में तो हम लोग ये करते ही करते हैं, बट आपको सब्जेक्ट में भी ये चीज़ करनी है कि की वर्ड्स को पहचानें। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में की वर्ड से काम आपका बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसमें आप पैटर्न्स को समझते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलरिटीज़ को समझेंगे, या फिर आप थ्योरी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे? कौन सी अप्रोच होगी? वो होगी आपकी क्रॉस कल्चरल अप्रोच। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में क्या होगा, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, उसका पैटर्न दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलाएंगे। यानी कि एक कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ के आप देखेंगे क्या दूसरी कंट्री में भी वैसा हो रहा है या नहीं। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, एक पैटर्न जैसा जो है उसको समझेंगे। आप रेगुलरिटीज़ जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो भी किस तरह से हो पाएगा, जब आप कंपैरेटिव स्टडीज़ करवाएंगे कि क्या जो हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, इट इज़ थ्योरी रिलेटेड। ये क्या करता है, थ्योरी बिल्डअप करता है। जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं वो क्या करती हैं, थ्योरी बिल्डअप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो राइट आंसर इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लॉन्चिंग। नीचे ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, इनको आप इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से इन्हें ऑर्डर में लगाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है ये, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और डी है स्वच्छ भारत मिशन। आराम से पॉज करके अपना आप आंसर बनाएं। ओके, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 25 जून 2015 की योजना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अटल इनोवेशन मिशन है ये हमारा 2016 का है। ये नीति आयोग के अंडर है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, किसका, इंडिया का, कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और जो प्रमोट करें इनोवेशन को, हम क्या करें, प्रमोट करें। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप को और दूसरा इनोवेशन को हम प्रमोट करें। इसके लिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था ये अटल इनोवेशन मिशन। ये 2016 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 12 अप्रैल 2005 में हमारा लॉन्च हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। उसके बाद हमारा है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था। ग्रामीण, अगर हम देखें जो ग्रामीण योजना थी वो थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर। और अगर हम इसको रूरल में देखें, सॉरी, इसको अगर हम अर्बन में देखें तो अर्बन में ये किस मिनिस्ट्री के अंडर था, अर्बन में ये था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर था। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री हमने देखी, सबसे पहले थी हमारी हेल्थ मिशन, जो कब की थी, 2005। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन, ये था 2014 का। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि कब की थी, 2015 की। और लास्ट में हमारा आ जाएगा अटल इनोवेशन योजना, जो थी 2016 की। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा आंसर CDAB, यानी कि 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सिटीज फ्रेमवर्क एंड द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर फीडबैक वाज प्रपोज्ड बाय। ये ओपन सिटीज फ्रेमवर्क जो था, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था? नीति आयोग ने लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने लाया था, 15th फाइनेंस कमीशन ने लाया था, या सेकंड ARC ने लाया था? टेक योर टाइम। ओके, ये जो ओपन सिटीज फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट था, ये किसने लाया था? ये लाया था नीति आयोग ने। इसे मैं बाद में डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी, अभी फिलहाल आप इसका आंसर ही देखें। ओके, 19th क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन है लिस्ट 2 में, उसको आपको मैच करना है। लिस्ट ए में है न्यू लिबरलिज्म, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, न्यू मेजोरिटेरियनिज्म इंस्टीट्यूशंस। और लिस्ट 2 में है इंक्रीज द रोल ऑफ मार्केट्स एंड कॉरपोरेट टेक्निक्स टू पब्लिक सेक्टर, प्रोटेक्टिंग बैंकिंग एंड बजटिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी, स्टेट इज इनहेरेंटली इनएफिशिएंट, और 4 है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। आराम से पॉज करके आप करें। ओके, तो ये जो न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट है, ये क्या था कि वो पॉलिसीज़ को आप प्रमोट करें जो कि फ्री मार्केटाइजेशन करवाए। क्या करवाए? फ्री मार्केटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आप मार्केट्स के रोल को बढ़ाएं। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका बहुत रोल है एक इंसान की या इंडिविजुअल की चॉइस को इम्पैक्ट करने में इंस्टीट्यूशन का बहुत हैवी रोल है। न्यू मेजॉरिटेरियनिज्म कहता है कि आपको डेमोक्रेसी से कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है? प्रोटेक्शन देनी है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? न्यू लिबरलिज्म क्या है? न्यू लिबरलिज्म है स्टेट इज़ इनहेरेंटली इनएफिशिएंट, यानी कि आप नई पॉलिसीज़ लाओ, फ्री मार्केटाइजेशन लाओ, क्योंकि स्टेट जो है वो इनएफिशिएंट है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आप मार्केट के रोल को इंक्रीज़ करें, कॉर्पोरेट टेक्निक्स को लेकर के आए पब्लिक सेक्टर में। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें। और आपका न्यू मेजोरिटेरियनिज्म क्या कहेगा कि आप बैंक्स को और बजटिंग को डेमोक्रेसी से प्रोटेक्शन दें। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? Appointment of chief minister when no party has absolute majority in the assembly, appointment of the speaker of the assembly, giving assent to a bill passed by the assembly, dismissal of a minister। छोटा सा एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी यहाँ, इससे पहले कि आप सोचना शुरू करें। यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं एज पर ऑप्शंस, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर है। ये कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है? सिचुएशनल। टेक योर टाइम एंड मेक यू आंसर। ओके, गवर्नर की 2 तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, दूसरी सिचुएशनल। जो ऑप्शंस हमें दिए हैं ये हमारी सिचुएशनल हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए एंड डी, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ एब्सोल्यूट पावर। उसके बाद हमारा बन जाएगा डिसमिसल ऑफ अ मिनिस्टर। और ये कौन सी सिचुएशन डिस्क्रिशन है? ये है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। मेक श्योर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, सिचुएशनल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? बन जाएगा 3, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एम्पेरिकल रिसर्च? एम्पेरिकल रिसर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती है एम्पेरिकल रिसर्च करने के लिए? इंडक्टिव मेथड चाहिए, डिडक्टिव मेथड चाहिए, साइंटिफिक मेथड चाहिए या नॉर्मेटिव मेथड चाहिए? जब हमें एम्पेरिकल रिसर्च करनी है तब हमें कौन सा वाला मेथड जो है वो चाहिए होगा, या कौन सा मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे? टेक योर टाइम। ओके, क्योंकि एम्पिरिकल मेथड जो होता है ये क्या होता है? ये किसी एविडेंस पे बेस्ड होता है। एम्पिरिकल मेथड जो है वो एविडेंट बेस्ड है। क्या है? एविडेंट बेस्ड है, यानी कि
वी कैन पुट दैम टू टेस्ट, हम उनको टेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो किस मेथड के थ्रू हो पाएगी, वो हो पाएगी साइंटिफिक मेथड के थ्रू। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट आर अबव पर्सनल इंटरेस्ट इट इज़ कॉल्ड, जब एक पब्लिक सर्वेंट का पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा ऊपर उसकी जो ऑब्लिगेशंस है, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो बन जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑनेस्टी? टेक योर टाइम। ओके, जब एक पब्लिक सर्वेंट की ऑब्लिगेशन जो हैं, यानी कि जो उसकी ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स नेशन, वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर हो जाए, तो इसे हम कहेंगे उसकी इंटीग्रिटी। क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी, यानी कि जिसको हम नेशनल इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू पॉलिसी आउटकम इवैल्यूएशन? पॉलिसी की जो आउटकम होती है उसको जब हम इवैल्यूएट करते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे? मेक श्योर पॉलिसी के आउटकम है उस पर उसकी इवैल्यूएशन, उसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? पॉलिसी गोल्स, प्रोग्राम आउटकम, आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशन या मेजर्स ऑफ टारगेट्स? टेक योर टाइम, आराम से सोचें। ओके, जब पॉलिसी आउटकम को इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या पॉलिसी के गोल्स वो अचीव हो पाए हैं, क्या जो प्रोग्राम के आउटकम जो हमने सोचे थे वो हो पाए हैं, प्लस मेजर्स ऑफ इंडिकेटर्स हम देखेंगे। ये जो टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है ये तो हमारा एक इनपुट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जब हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी किसके लिए बनाई, ये तो उसी टाइम पे सेट हो जाएगा कि टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। टारगेट पॉपुलेशन तो हमारा पॉलिसी को बनाने के टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा कि टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड D, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविडेंट फंड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉइज इज अकाउंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोविडेंट फंड जो है ये कौन से अकाउंट का पार्ट है? क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आएगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर आएगा, पब्लिक अकाउंट के अंदर आएगा या एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर आएगा? टेक योर टाइम, आराम से करें। ओके, जो इसका आंसर है वो बहुत एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो प्रोविडेंट फंड है लाइक एनी अदर फंड वो भी पब्लिक अकाउंट्स के अंदर होगा। ठीक है, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, सीधी सी बात है, जैसे बाकी फंड्स होते हैं हमारे जो पब्लिक अकाउंट्स में जाते हैं, यानी कि नॉर्मली तो सारे अकाउंट्स हमारे जो सारे फंड्स हैं वो पब्लिक अकाउंट में ही जाते हैं। लाइकवाइज प्रोविडेंट फंड भी जो हमारा है वो हमारा पब्लिक अकाउंट्स में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आ जाएगा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक साइड पे आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दिए हैं, दूसरे साइड उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है। सबसे पहला स्केल हमारा है नॉमिनल, फिर है ऑर्डिनल, फिर है इंटरवल, फिर है रेशियो, और उसके साथ जो हमें बोला है उसके जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है? वन वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर, बिगिन्स विद एब्सोल्यूट जीरो, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, इक्वल डिफरेंस बिटवीन ईच वेरिएबल। आराम से मैच करें। ओके, ये जो हमारा नॉमिनल स्केल है ये सबसे ज़्यादा जो पहले स्केल आता है वो आता है जहाँ पे हमने सिर्फ क्वालिटेटिवली चीज़ों को लेना है, यानी कि जो वेरिएबल्स है उसकी बस क्वालिटी देखनी है, अच्छी है, बुरी है, लड़का है, लड़की है, काला है, गोरा है, इस तरह से हमें सिर्फ उसका क्वालिटी को मेंटेन करना है कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, हमें नॉमिनल स्केल में सिर्फ क्या देखना है? क्वालिटी देखनी है। उसके बाद हमारा ऑर्डिनल स्केल आ जाता है। ऑर्डिनल स्केल में हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं। क्या करेंगे? कंपैरिजन पे आ जाएंगे। जैसे कि हमें नॉमिनल में सिर्फ ग्रुपिंग करनी है, ऑर्डिनल में हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि वो चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है। यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा है इंटरवल। इंटरवल स्केल में क्या हो जाएगा? ये किसी स्टैंडर्ड से आप किसी चीज़ को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। एक स्टैंडर्ड होगा उससे आप चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, और जो रेशियो है वहाँ पर आप रेशियो मेंटेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? नॉमिनल क्या है? एक क्वालिटेटिव डिफरेंस रखेगा वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, ऑर्डिनल जो है वहाँ पर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज़्यादा या कम होगी। इंटरवल जो है, इंटरवल क्या करेगा? इंटरवल कहेगा कि
जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। जैसे हम टेम्परेचर वगैरह जो है मेजर करते हैं, वहाँ पे हम ये इंटरवल स्केल लगाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा रेशियो। रेशियो हमारा कहता है कि चीज़ें एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, ये चीज़ें हम रेशियो स्केल लगा के जो है वो मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? 4 नहीं, सॉरी 3। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, ए का क्या आ गया? 3, बी का क्या आ गया? 1, आपका इंटरवल क्या है? इक्वल डिफरेंस जो बताएगा 4, और रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होगी। इस तरह से आपका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा प्रोसेस? GIS जो है उसके फीचर्स क्या है? कैप्चर करना, जो इमेजेस होती हैं उन्हें स्टोर करना, ट्रांसफ़र करना और डिस्प्ले करना। टेक योर टाइम, आराम से करें। ओके, तो GIS में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ये जो इमेजेस हैं, जो भी डाटा है उसे कैप्चर करता है, ठीक है, उसे स्टोर करेगा और उसे डिस्प्ले भी करेगा, बट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, A, B and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्बल केक फेडरलिज्म इज यूज्ड फॉर क्वाजी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरलिज्म या कंपैरेटिव फेडरलिज्म। टेक योर टाइम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मार्बल केक फेडरलिज्म जो है ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते आए हैं। इस बार उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने मार्बल केक फेडरलिज्म टर्म से उसके एक सिनोनिम की इस बार उन्होंने इसे एक सिनोनिम की तरह जो हमारे सामने क्वेश्चन बनाकर दे दिया हमें। इस बार इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को उसके सिनोनिम की तरह जो है वो पुट किया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? मार्बल केक फेडरलिज्म जो है ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, ऐसे हमें नॉर्मली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, इस बार इसका सिनोनिम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। ऑथर दिए और बुक्स दी हैं। ऑथर हैं रिचर्ड बेंडिक्स, इरविन स्वर्डलो, माइकल क्रॉजियर, रॉबर्ट मर्टिन। बुक्स हैं ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन, रीडर्स इन ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमेशा याद रखें, जो ऐसी बुक्स आपको बड़ी बम्बास्टिक सी लगेगी, ये कहाँ से आ गई? कुछ नहीं है, ये मैक्स वेबर के क्रिटिक्स हैं या उनके इस तरह के क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा टेंशन में ना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं है। ये मैक्स वेबर के जो क्रिटिक्स हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो जो बुक्स दी हैं ये वो हैं, तो ये कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर अगर आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे तो वैसे 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से अगर आपको एक पता चल जाए जो इन ऑप्शंस के हिसाब से वो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 मेन जो हैं आउट ऑफ 3 वो आपके 2 या 3 ऑप्शन में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको उनमें से जो थर्ड वन है अगर वो पता चल जाए तो आपका ऑप्शन ये आराम से बन जाए। जैसे कि रीनहार्ड बेंडिक्स है, रीनहार्ड बेंडिक्स जो है वो सबको पता होना चाहिए, मुझे लगता है सबको पता भी होगा कि ये जो मैक्स वेबर की बुक है एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, ये रीनहार्ड बेंडिक्स की ही है। ठीक है, ए का 3, बट ए का 3 2 ऑप्शन में रिपीट हो रहा है, तो ये तो आपका मोस्ट कॉमन नहीं बनेगा। उसके बाद मैं कहूँगी आपको, चले आप ऑर्डर में ही चले। इरविन स्वर्डलो जो है, इनकी कौन सी बुक है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बिल्कुल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक थिंकर है। ठीक है, माइकल क्रॉजियर दूसरे ऐसे जो है ये मैक्स वेबर के जो क्रिटिक है जिनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बुक क्या है आपकी? ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन। उसके बाद आपकी बुक है रॉबर्ट मर्टिन, क्योंकि माइकल क्रॉजियर की जो बुक है सी का 1 वो भी 2 ऑप्शन या 3 में इनफैक्ट रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा बना।
तो रॉबर्ट मर्टिन की जो बुक है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता था यहाँ पे स्मार्ट गेस करने के लिए, रीडर्स इन ब्यूरोक्रेसी 2, ठीक है। तो अगर 2 आप देख लेते तो 2 सिर्फ डी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका सीधे आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। यहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम दिए हैं और उनकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं। वज़ीर, मुकदम, कुजी उल कुज़त, मीर बख्शी। इंटेलिजेंस, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जस्टिस, हेड ऑफ विलेज। ओके, तो आपका ये जो वज़ीर है इनका काम क्या था? इनका काम था रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपके मुकदम थे ये थे आपके हेड ऑफ विलेज। उसके बाद जो ये कुजी उल कुज़त है ये जो थे ही डेल्ट विद जस्टिस, ठीक है। मीर बख्शी जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या बन जाता? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है आपकी मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चेयरपर्सन दिए कमेटी की और साथ में उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। चेयरपर्सन्स कौन कौन से हैं? कस्तूरी रंजन कमेटी, जस्टिस लोधा कमेटी, के संथानम कमेटी और जे ईरानी कमेटी। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं? रिफॉर्म्स इन क्रिकेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट। टेक योर टाइम। ओके, यहाँ पर भी अगर आप स्मार्ट गैस लगाएं तो सबसे पहले एक कॉमन सेंस लगाएं, स्मार्ट गैस से भी ज़्यादा कॉमन सेंस लगाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप अपना चले जाएं तो संथानम कमेटी सबसे बड़ा क्लिकेबल पॉइंट था, उससे ही आंसर बन जाता। बट स्टिल मैं आपको पूरा बताऊंगी क्या है। कस्तूरी रंजन कमेटी जो है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी है। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, पेपर 1 में भी काम आ जाएगा, ये ध्यान में रखें। कस्तूरी रंजन कमेटी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। जस्टिस लोधा कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था? इन्होंने रेकमेंड किया था क्रिकेट में कुछ रिफॉर्म्स दिए थे, ठीक है। संथानम कमेटी जो है ये आपकी CVC से जुड़ी थी। अगर आपको ये भी आ जाता तो सीधे आपका C का 2 कहाँ पे आ रहा है? 1 सेकेंड, C का 2 मुझे लग रहा है मैंने ऑप्शन बनाने में गलती की है, ये ठीक है, C का 2 यहाँ पर, तो आपका सीधे सीधे आंसर बन जाना था। उसके बाद जे ईरानी कमेटी जो है ये आपके न्यू कंपनी एक्ट की फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। सो द राइट आंसर इज 4, ठीक है। A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। ओके, तो ये थे आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन।